हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है द एज ऑफ चौसर, जिसका पीरियड 1340 से 1400 के बीच रहा हुआ है। कहीं कहीं ये पीरियड 1314 से 1400 के बीच लिखा रहता है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो चौसर का जन्म है वो 1340 में हुआ था और कुछ लोगों का मानना है 1343 में हुआ था। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चौसर की एज से बात करने से पहले हम पहले इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट का टाइम लेंगे। इंग्लिश लिटरेचर का जो शुरुआत है, जिसे ऑल इंग्लिश कहते हैं, 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी के बीच रहा हुआ है। इसमें सिर्फ एक पीरियड था, एंग्लो सैक्सन पीरियड। उसके बाद आता है मिडिल एज। मिडिल एज जो 1066 से 1500 ईस्वी के बीच रहता है, जिसे कहीं कहीं लिख देता है चौसर एज, बट चौसर का एक्चुअल जो एज है वो 1340 से 1400 के बीच रहा हुआ है। उससे पहले भी एक पीरियड रहा हुआ है जिसे इन बिटवीन लैंग्वेज या फिर नॉर्मन फ्रेंच पीरियड कहा जाता है। इसे इन लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मन लोग जो थे, यानी कि जो फ्रेंच लोग थे, वो जब इंग्लैंड पे आक्रमण करता है ना, तो फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देता है। और इस टाइम जो भी लिटरेचर में लिखा गया, इंग्लिश लिटरेचर में, उसको इन बिटवीन लैंग्वेज कहा जाता है। यानी जो वर्क्स इस टाइम लिखा गया था। उसके बाद आता है चौसर का एज, जो 1340 से 1400 के बीच है। आज का हमारा वीडियो टॉपिक यही है। उसके बाद बैरन पीरियड आता है, यानी कि चौसर के डेथ के बाद इंग्लिश लिटरेचर है वो डेजर्ट के तरह हो गया था। यानी कि ऐसे कोई बड़े कवि या बड़े राइटर उभर कर नहीं आ रहे थे कि इंग्लिश को और ऊंचाई तक लेके जाए। एक दो ही राइटर्स आ रहे थे, एक दो ही पोएट आ रहे थे जो कि बैरन पीरियड में अपना कुछ वर्क्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है रेनेसा। रेनेसा पीरियड जो 1500 से 1660 के बीच का पीरियड रहता है, जिसमें से पहला जो पीरियड है वो एलिजाबेथन एज है, जिसको शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उस समय महारानी बनी थी इंग्लैंड की, और उसी टाइम पे शेक्सपियर का जन्म होता है, इसलिए इसे एलिजाबेथन एज और शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जो कि 1558 से 1603 ईस्वी के बीच रहा हुआ है। उसके बाद आता है जैकोबियन एज, उसके बाद आता है कैरोलिन एज, उसके बाद कॉमनवेल्थ एज। तो जिन लोगों के सिलेबस में पढ़ने दिया है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, उसके लिए वीडियो 2 भाग में होने वाला है। यानी चौसर एज और जो बैरन पीरियड है इसको आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रेनेसा पीरियड है इसको एक अलग वीडियो में बनाएंगे, यानी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज चौसर का एज। द पीरियड बिटवीन 1340 टू 1400 इज कॉल्ड एज द एज ऑफ चौसर। 1340 से 1440 ईस्वी के बीच के पीरियड को चौसर के एज के नाम से जाना जाता है। द एज ऑफ चौसर वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट इन लिटरेरी पीरियड। यानी चौसर का युग जो था, यानी चौसर का जो पीरियड था, एज था, वो साहित्यिक काल में पहला महत्वपूर्ण युग था। इंग्लिश साहित्यिक काल में पहला महत्वपूर्ण युग था। इट इज़ बिलीव्ड दैट इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड एंड चौसर एज। ऐसा माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि इंग्लिश पीरियड का जो इंग्लिश लिटरेचर का जो इंग्लिश लिटरेचर जो स्टार्ट हुआ था वो एलिजाबेथन एज से या चौसर एज से। यानी इससे पहले कोई महत्वपूर्ण राइटर्स पोएट्स आए हुए नहीं थे। उसके बाद चौसर आते हैं, जो 14th सेंचुरी में चौसर आते हैं। चौसर के बाद फिर से डेजर्ट जैसा इंग्लिश लिटरेचर पड़ जाता है। उसके बाद फिर शेक्सपियर आता है शेक्सपियरियन एज में। तो लोग ऐसा मानते हैं। चौसर इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 14th सेंचुरी। चौसर जो है वो 14th सेंचुरी के महानतम कवि हैं। एंड चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। चौसर इज द बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क्स द कैंटरबरी टेल। चौसर जो सबसे अच्छे तरह से अपने जो वर्क्स कैंटरबरी टेल हैं उसके द्वारा जाने जाते हैं। यानी कि चौसर को कैंटरबरी टेल्स के द्वारा जाना जाता है सबसे ज़्यादा।
बट जॉफ्री चौसर नेवर रोट एनीथिंग फॉर द कॉमन पीपल। पर जो जॉफ्री चौसर थे वो कॉमन पीपल के लिए कुछ भी नहीं लिखा करते थे, यानी आम जनता के लिए उसने कुछ लिखा ही नहीं। नन ऑफ हिज वर्क्स वेयर रिटन ऑन द प्रॉब्लम हैपनिंग इन हिज कंट्री। उसने एक भी वर्क्स ऐसा नहीं लिखा अपना जो इंग्लैंड में हो रहे घटना के ऊपर हो। यानी इंग्लैंड में जैसे द 100 ईयर वार हो रहा था, ब्लैक डेथ और करप्शन था चर्च में, इसके ऊपर उसने एक भी वर्क्स नहीं लिखा। एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज अंडर द रूल ऑफ एडवर्ड द सेकेंड। और उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे वो एडवर्ड द सेकेंड थे, यानी कि इंग्लैंड पर एडवर्ड सेकेंड का शासन था। जॉफ्री चौसर लिव्ड एट हिज कोर्ट, और जो जॉफ्री चौसर थे इसी के कोर्ट में रहते थे। एंड रोड फॉर हिज लीडर, और इसी के लीडर के लिए लिखते थे। चौसर बिकम ए फेवरेट ऑफ एडवर्ड द सेकेंड, और चौसर जो है वो एडवर्ड द सेकेंड के फेवरेट हो जाते हैं, यानी इसके प्रिय हो जाते हैं। हिज कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स जॉन विक्लिफ एंड विलियम लैंगलैंड वेयर जस्ट अपोजिट, और इसके जो कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स थे, इसके समकालीन जो राइटर थे जॉन विक्लिफ एंड विलियम लैंगलैंड, ये इससे जस्ट उल्टे थे, यानी कि जस्ट इसके विपरीत थे। उन लोगों को आम जनता की परवाह थी। दे अंडरस्टूड द इविल हैपनिंग अराउंड देम एंड रोट अबाउट देम, और वे लोग जो थे वो उन लोगों के आसपास जो भी बुराइयां हो रही थी उसको समझते थे और उसके ऊपर लिखते थे। जॉन विक्लिफ बिगन अटैकिंग अपॉन द चर्च, और जॉन विक्लिफ जो था वो चर्च के पूरा ये विरोधी ही थे। अटैकिंग मतलब उस पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, उसको तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, बट उसका विरोध कर रहे थे। ही सॉड द सीड ऑफ रिफॉर्मेशन, इसने जो जॉन विक्लिफ जो थे वो रिफॉर्मेशन का बीज बोए थे, यानी ये समाज में बहुत सुधार किए थे। हैंस ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, और इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। ही डिड द कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल विथ हिज ओन हैंड, और जॉन विक्लिफ जो थे वो इंग्लिश में बाइबल का पूरा इंग्लिश में अनुवाद किए थे, अपने ही हाथों से पूरा अनुवाद किए थे, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। जॉफ्री चौसर ओनली प्लीज द पीपुल ऑफ द कोर्ट, ये जॉफ्री चौसर जो थे वो कोर्ट के लोगों को ही केवल खुश रखते थे। चौसर ज्वाइंस एडवर्ड सेकेंड्स आर्मी इन 1360, और जो चौसर है वो एडवर्ड सेकेंड के जो आर्मी है उसको ज्वाइन कर लेते हैं 1660 ईस्वी में। एंड पार्टिसिपेटेड इन द 100 ईयर वार, और 100 ईयर वार में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं अगेंस्ट फ्रांस। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ये वार जो है वो लगभग 100 साल तक चला था, रुक के 100 साल तक चला था, इसलिए इसको 100 ईयर वार कहा जाता है। वेयर ही इज कैप्चर्ड, जहाँ ये पकड़ा जाता है। 16 पाउंड हैव टू बी पेड टू फ्री हिम, और 16 पाउंड यानी कि उस समय की जो भारी रकम थी इतनी 16 पाउंड वो देना पड़ता है इसको छुड़ाने के लिए। ही गेट्स मैरिड इन 1666, और इसकी जो शादी है वो 1666 में फिलिपा के साथ हो जाता है। यहाँ नाम लिखना मैं भूल गया हूँ। एंड स्टार्ट्स राइटिंग ये बुक द बुक ऑफ डचेज, और 1666 में ये एक बुक लिख रहे थे, यानी कि स्टार्ट किया था बुक को लिखना, द बुक ऑफ डचेज। 1366 में इसका शादी हुआ था फिलिपा के साथ, और 1669 में ये द बुक ऑफ डचेज उसको लिखना शुरू किए थे। चौसर ग्रेजुअली बिकम ए फेवरेट ऑफ द किंग एडवर्ड सेकेंड, चौसर जो धीरे धीरे एडवर्ड सेकेंड के प्रिय होते जा रहे थे, यानी कि उसके फेवरेट होते जा रहे थे। फॉर दिस रीजन ही स्टार्टेड बीइंग सेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशन, और इसलिए उसको डिप्लोमेटिक मिशन पे भेजा जाता था। टू अदर कंट्रीज में अलग अलग देशों में इसको डिप्लोमेटिक मिशन पे भेजा जाता था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज सेंट ऑन ये मिशन टू अनदर कंट्री इटली अराउंड 1372, और पहली बार इसको एक दूसरा देश इटली यूरोप में ही है वहाँ इसको भेजा गया पहली बार
लगभग 1372 ईस्वी के बीच में। देयर ही मेट दांते, बोकेसियो एंड पेट्रार्क, और जहाँ ये दांते, बोकेसियो और पेट्रार्क जो कि वहाँ के यानी कि इटली के फेमस राइटर और पोएट थे। आफ्टर 6 ईयर ही अगेन वेंट टू इटली, 6 साल बाद इसको पुनः फिर से इटली मतलब भेजा जाता है और जाता है। वेयर हिज ट्रेवल्स हैड ए न्यू इन सॉरी हैड ये सॉरी वेयर हिज ट्रेवल्स हैड ए न्यू इन्फ्लुएंस ऑन हिज लिटरेरी लाइफ, जहाँ इसका जो यात्रा है उससे इसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये उस समय बोकेसियो जो है उसका इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और ये अलग अलग तरीके सीख रहे थे उन लोगों से, पेट्रार्क से, बोकेसियो से, दांते से। ही ट्रांसलेटेड द फर्स्ट वर्क ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर, रोमन डी ला रोज, ये अपने साहित्यिक जीवन का जो पहला वर्क है वो ट्रांसलेट किए थे रोमन डी ला रोज। हिज फेमस वर्क्स आर द बुक ऑफ डचेज, द हाउस ऑफ हेम, द जनरल प्रोलॉग, द कैंटरबरी टेल, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है ईटीसी। द कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स ऑफ चौसर, चौसर के जो समकालीन राइटर्स थे वो थे विलियम लैंगलैंड, जॉन मैंडेविल, जॉन गोवर, जॉन लिडगेट, जॉन विक्लिफ। और इसके जो समकालीन जो कुछ फेमस राइटर्स थे, जो चौसर एज के राइटर्स थे, वो थे विलियम लैंगलैंड, जॉन मैंडेविल, जॉन गोवर, जॉन लिडगेट, जॉन विक। टू सिग्निफिकेंट इवेंट अकर इन चौसर एज, चौसर के एज में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। पहला है द 100 ईयर वार्स जो 1337 से 1453 के बीच चला था, और दूसरा है ब्लैक डेथ जो 1347 से 1351 तक चला था। ये दोनों घटना है वो चौसर के एज की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो पहले आप बात करते हैं द 100 ईयर वार्स जो 116 साल तक लड़ा गया था, रुक रुक के लड़ा गया था। ये जो वार है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इट टुक प्लेस बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। द किंग ऑफ फ्रांस चार्ल्स फोर्थ वाज डेड इन 1328, जो फ्रांस के राजा थे चार्ल्स फोर्थ, उसकी मृत्यु है 1328 ईस्वी में हो जाती है, हो गई थी। इन 1328 एडवर्ड थर्ड वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड, और जब उसकी मृत्यु हुई थी 1328 ईस्वी में, उस समय इंग्लैंड का जो राजा था वो एडवर्ड थर्ड था। अब हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं कि आखिर युद्ध क्यों हुआ था। हेनरी सेकेंड वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड बिफोर एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड से पहले जो राजा थे इंग्लैंड के वो थे हेनरी सेकेंड, जिसका जन्म जो वो 1066 ईस्वी में हुआ था। साइड में लिख दिए, अंडर द किंग ऑफ हेनरी द सेकेंड द लैंड ऑफ इंग्लैंड एक्सपेंडेड, हेनरी द सेकेंड के समय जब हेनरी सेकेंड राजा थे तो उस समय जो इंग्लैंड का जो ज़मीन था यानी उसका अधिकार जो क्षेत्र था वो बढ़ा था, यानी इंग्लैंड का विस्तार हुआ था। इन 1327 1327 ईस्वी में व्हेन इंग्लैंड वाज अंडर द रूल ऑफ एडवर्ड थर्ड, जब 1327 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा एडवर्ड थर्ड था, उसका जन्म जो 1312 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स फ्रेंच लैंड, तो फ्रेंच जितने लैंड थे यानी कि फ्रेंच लैंड जिस पर इंग्लैंड का कब्जा था वो धीरे धीरे एडवर्ड थर्ड के हाथ से निकलता गया, यानी कि उसका कंट्रोल जो था, जो फ्रेंच लैंड को हेनरी द सेकेंड ने जीता था, उसको ये धीरे धीरे हारते चला गया। व्हेन फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर्थ डेड इन 1328, जब चार्ल्स फोर्थ जो कि फ्रेंच का राजा था उसकी डेथ हो जाती है 1328 ईस्वी में। ही हैड नो मेल हायर ऑफ किंगशिप, तो इसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी उसके पास जो है वो सत्ता संभालने के लिए कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, ना ही इसका भाई था और ना ही इसे बेटा था। चार्ल्स सिस्टर वाज इसाबेला, जो चार्ल्स की सिस्टर थी उसका नाम था इसाबेला, मदर ऑफ एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड यानी कि जो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थर्ड थे उसके मामा थे फ्रांस के राजा चार्ल्स फोर्थ। एडवर्ड थर्ड फेल्ड दैट ही शुड बी किंग ऑफ फ्रांस, तो एडवर्ड थर्ड ने सोचा कि इसको फ्रांस का
राजा होना चाहिए। यानी कि जब इसके मामा की डेथ हो गई, इसका मामा यानी कि एडवर्ड थर्ड जो इंग्लैंड पे शासन कर रहे थे, और इसके मामा यानी कि चार्ल्स द फोर्थ फ्रांस के राजा थे। तो जब इसके मामा की मृत्यु हो जाती है तब इसे लगता है, ये सोचता है कि मुझे ही राज करनी चाहिए फ्रांस के ऊपर भी। हाउएवर चार्ल्स आल्सो हैड ए कज़न नेम्ड फिलिप फोर्थ। हालांकि चार्ल्स का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम फिलिप फोर्थ था, यानी कि एडवर्ड थर्ड के बोल सकते हैं चचेरे मामा थे। हु ही फेल्ट शुड बी किंग, और इसको लगता है कि मुझे किंग होना चाहिए, यानी कि मेरे चचेरे भाई की मृत्यु हो गई है तो मुझे राजा होना चाहिए। और एडवर्ड थर्ड को लगा था कि मेरे मामा की मृत्यु हो गई है तो मुझे राजा होना चाहिए, और इसी बात को लेके वहाँ युद्ध होता है। फिलिप फोर्थ कैप्चर द लैंड ऑक्यूपाइड बाय इंग्लैंड, डची ऑफ गुयेन। अब फिलिप फोर्थ जो है वो फ्रांस की तरफ से नेतृत्व करता है और इंग्लैंड के कब्जे वाली ज़मीन डची ऑफ गुयेनी जो थी उसके ऊपर 1337 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। एंड एडवर्ड थर्ड डिक्लेयर्स वार्स अगेंस्ट फ्रांस, और जो एडवर्ड थर्ड था वो जो इंग्लैंड का राजा था वो फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। द इम्पोर्टेंट वार्स हो गए यहाँ ऑफ द 100 ईयर वार। जो 100 ईयर वार हुआ था, 116 साल तक जो युद्ध चला था, तो लगातार 116 साल तक नहीं चला था, रुक रुक के चला था। तो इसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन 1346 1346 ईस्वी में बैटल ऑफ क्रेसी होता है जिसमें इंग्लैंड जीत जाता है। इन 1356 बैटल ऑफ पोइटियर्स जिसमें इंग्लैंड जीत जाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद लगा कि अब तो युद्ध नहीं होगा, रुक जाएगा। बट इन 1415 द न्यू इंग्लिश किंग हेनरी द फिफ्थ वन द वार द बैटल ऑफ एगिनकॉट। बट जब हेनरी फिफ्थ राजा बनता है तो इसे भी लगता है कि मुझे भी अपनी पावर दिखानी चाहिए, और ये एगिनकॉट का जो युद्ध होता है वो वहाँ जीत जाता है। अब चौसर के एज में जो दूसरी घटना हुई थी वो हुई थी द ब्लैक डेथ, जो 1347 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच में बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसमें से इंग्लैंड का 1/3 पॉपुलेशन समाप्त हो गई थी। तो चलिए बात करते हैं। दिस वाज सेकेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। ये चौसर का एज का सेकेंड महत्वपूर्ण घटना है। इट वाज अ स्प्रेड ऑफ ए डिजीज नेम एज प्लेग। ये था एक प्लेग नाम की बीमारी का प्रसार था। आफ्टर 1340 प्लेग वंस अगेन इन चाइना यानी जो 14वीं शताब्दी थी उसका जो चौथा दशक था, यानी कि 1340 के बाद एक बार फिर से चाइना में प्लेग फैल गया। इंग्लिश ट्रेडर आल्सो वेंट टू मिड एशिया एंड साउथ एशिया, और जो अंग्रेज व्यापारी थे वो मिड एशिया और साउथ एशिया व्यापार के लिए जाते रहते थे। एंड द प्लेग स्टार्टेड इन चाइना एंड रीच्ड थ्रू शिप, और जो प्लेग है वो चाइना में स्टार्ट होता है और शिप के थ्रू इंग्लैंड पहुंच जाता है। सम रेट्स इन्फेक्टेड विथ प्लेग इंटर द शिप एंड स्प्रेड थ्रू आउट द शिप। अब जो कुछ चूहे हैं वो प्लेग से संक्रमित हो जाते हैं और वह शिप में घुस जाते हैं, शिप में चले जाते हैं, जिससे पूरे शिप में जो ये प्लेग था वो फैल जाता है। एंड एवरीवन ऑन द शिप गेट्स इन्फेक्टेड, और जो सारे लोग थे शिप में वो इससे संक्रमित हो जाते हैं। व्हेन द शिप रीच शिप पोर्ट नो मैन गेट्स ऑफ इट। जब ये शिप पोर्ट पहुंचता है, यानी इंग्लैंड जब पहुंचता है बंदरगाह पे, तो कोई भी आदमी इससे नहीं उतरता है। देन सम पीपल गेट सरप्राइज्ड व्हेन दे गो टू द शिप। तो कुछ लोग जो शिप में जब जाते हैं तो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि सम पीपल वेयर लेइंग डेड, कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि मृत पड़ा है। एंड सम वेयर वेरी सिक, और कुछ लोग जो है
बीमार इधर उधर पड़े हुए हैं। दे डिड नॉट नो इट वॉज एन इनफ्लेक्टियस डिजीज, और वे लोग ये नहीं जानते थे कि ये एक संक्रमित रोग है। ग्रेजुअली द डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट इंग्लैंड, और धीरे धीरे ये जो बीमारी है या जो रोग है वो धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड में फैल जाता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण 1/3 ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड डेड, जिसके कारण इंग्लैंड की 1/3 जो लोग थे वो मर जाते हैं, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद पीपल वेयर हैवली टैक्स्ड, और इसके बाद भी उन लोगों को शांति नहीं मिली, क्योंकि इन लोगों पर मतलब जो इंग्लैंड के लोग थे उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया गया। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज ए मेजर एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इसको विश्व की बड़ी महामारी के रूप में जाना जाता है। सम मेजर वर्क्स ऑफ चौसर है, चौसर के एज में जो भी कुछ मेजर वर्क्स लिखे गए थे, यानी कि मेजर जो राइटर थे वो उसके बारे में पहले भी बताया। विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, जॉन मैंडेविल, जॉन लिडगेट थे। अब इसके कुछ वर्क्स हैं, अगर आपको नोट्स को और लंबा करना है तो इसके बारे में इसकी बायोग्राफी पूरे डिटेल्स से, जो भी 4-5 राइटर्स या पोएट्स के नाम हमने बताया उसके बारे में लिख लीजिएगा। तो पहला विलियम लैंगलैंड, जिसका वर्क्स है पियर्स द प्लाउमैन, इसको मतलब पियर्स प्लाउमैन के नाम से भी जाना जाता है विलियम लैंगलैंड को। द विजन ऑफ पियर्स प्लाउमैन, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स प्लाउमैन, इसका ये 3 वर्क्स है, इसका मेजर वर्क्स। उसके बाद जॉन गोवर का है स्पेकुलम मेडिटेंटिस, जो कि फ्रेंच में लिखा गया था। वॉक्स क्लेमेंटिस, जो लैटिन में लिखा गया था। और कॉन्फेसियो एमेंटिस, जो इंग्लिश में लिखा गया था। ये सब जो तीनों हैं इसका, ये तीनों ये तीनों का जो प्लॉट समरी है वो एक ही है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में केवल लिखा गया। उसके बाद है जॉन मैंडेविल, इसका एक बुक था द बुक ऑफ मार्वेल्स एंड ट्रेवल्स। उसके बाद जो चौथे राइटर है उसका नाम है जॉन लिडगेट, इसका वर्क्स है द टेम्पल ऑफ ग्लास, द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, रीजन एंड सेंसुअलिटी। उसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया कि मिडिल एज में चौसर का एक एज था, एक इन बिटवीन था। उसके बाद चौसर का एज था। उसके बाद बैरन पीरियड था। तो मैंने बैरन पीरियड को पहले भी बोला था कि बैरन पीरियड को भी बताएंगे, बट इसमें कोई फेमस राइटर या फेमस वर्क्स नहीं लिखा गया था, इसके वजह से इसको शॉर्ट में बता देते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1400 से 1485 था। आफ्टर द एज ऑफ चौसर एंड बिफोर द एज ऑफ एलिजाबेथ इज नोन एज बैरन पीरियड, मतलब चौसर के एज के बाद और एलिजाबेथन एज के पहले का जो पीरियड था उसे बैरन पीरियड के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी वाज प्रिंटिंग प्रेस। इस टाइम का जो फर्स्ट जो खोज हुआ था, मतलब महत्वपूर्ण जो खोज हुआ था वो था प्रिंटिंग प्रेस। द प्रोज ऑफ दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड के द प्रोज ऑफ दिस पीरियड बोथ इज थीन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि इस टाइम के यानी कि बैरन पीरियड के जो भी प्रोज लिखे गए थे वो उसकी क्वालिटी में भी कमी थी और उसकी क्वांटिटी में भी कमी थी, यानी उसका गुण भी अच्छा नहीं था और इसकी संख्या भी कम थी, यानी कि प्रोज जो भी लिखा गया था उसकी संख्या कम थी। आफ्टर द एज ऑफ चौसर के एज के बाद इंग्लिश लिटरेचर बिकम डेजर्ट, इंग्लिश लिटरेचर रेगिस्तान बन गया था, यानी कि इसमें एक भी ऐसे कोई मेजर वर्क्स या फिर मेजर पोएट राइटर्स आए नहीं थे, इसलिए इसको डेजर्ट बोला गया। द मेजर राइटर्स एंड पोएट्स वेयर, अब इसमें भी कुछ मेजर राइटर्स थे, ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से शांत पड़ा हुआ था, कोई कुछ लिख नहीं रहा था या कोई मेजर राइटर नहीं आया था, कुछ थे। थॉमस वॉकलिफ, जॉन लीडगेट, स्टेफन हॉल्स, विलियम डनबर, क्रॉमिन डगलस etc। और इसके कुछ मेजर वर्क्स हैं, वो है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, द फास्ट टाइम ऑफ प्लेजर, कॉलिन क्लाउड etc।